उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए हम लोगों ने लास्ट 20 ईयर की प्रैक्टिस सीरीज़ चलाई है। तो उसमें आज ये शायद लास्ट क्लास होगी हम लोगों की मेडिवल हिस्ट्री में मुग़ल जो टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी। ये क्वेश्चन 2015 में आया है एफआरओ फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम में, जो लोक सेवा आयोग ने पूछा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने बात की थी कि जो मनसबदारी व्यवस्था है, ये मनसबदारी पैटर्न एक तरीके से सेना की हायरार्की को व्यवस्थित करने का एक पैटर्न रहा है, जो पिछले वाले सेशन के अंदर मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था कि जिसके अंदर जात और सवार के आधार पर ये मनसब या फिर आज के अगर हम सेंस में कहें पे ग्रेड सिस्टम हुआ करता था, जिसमें सबसे टॉप हायरार्की पर जो राज्य हुआ करता था, उस राज्य के जो राजकुमार हुआ करते थे या फिर घर के कोई बड़े मेंबर हुआ करते थे, उनको वो बड़ी टुकड़ी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बड़ी मनसबदारी 5000 की हुआ करती थी। आईने अकबरी के तहत भी मैंने आपको बताया था कि इस मनसबदारी के अंदर टोटल 66 पे ग्रेड सिस्टम रखे थे या मनसब रखे थे, बट व्यवहार में लगभग आधे ही हुआ करते थे। सबसे छोटी मनसबदारी 10 मनसबदारी से स्टार्ट होती थी और 5000 ये मनसबदारी तक देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी अबुल फजल साहब की। तो इसमें करेक्ट आंसर सैन्य प्रशासन से है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब ने जजिया किस वर्ष पुनः आरोपित किया? इन विच ईयर औरंगजेब रिम्पोज्ड जजिया? अब ये जैसे हर बार हम लोग करते ही हैं कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो पहले उसके कीवर्ड्स को हम लोग ढूंढने का काम करते हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम आया है सहायक वन संरक्षक या एसीएफ के क्वेश्चन पेपर में और 2019 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझ लेते हैं बात। देखो, कीवर्ड में पहले औरंगजेब और फिर जजिया, दो हम कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। औरंगजेब के बारे में अगर बात करें तो मुग़लों के इतिहास में हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो बाबर था, बाबर का टाइम ड्यूरेशन 1526 से और 1530 तक का देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हुमायूं, जो 2 बार हम शासन ड्यूरेशन देखते हैं 1530 से और 1555 और 56 तक का ये ड्यूरेशन। उसके बाद फिर हम लोग अकबर के टाइम ड्यूरेशन को देखते हैं, जो मुग़लों के इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है 1605 तक, 1605 तक। उसके बाद फिर जहांगीर के बारे में हम लोग देखते हैं तो 1605 से 1627। फिर शाहजहां के बारे में आप देखते हैं तो 1627 से 1658 तक का टाइम ड्यूरेशन। वैसे 57 तक का बोलते हैं, बट 58 इस वजह से क्योंकि उस टाइम तक ये ज़िंदा थे। और फिर उसके बाद औरंगजेब को जब हम 58 से देखते हैं तो 1707 तक का टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो टोटल, और उसके बाद औरंगजेब के बाद तो फिर क्योंकि राज्य में इतना पैसा नहीं बचा था, औरंगजेब ने अपना सबसे ज़्यादा जो पैसा खराब किया था वो दक्षिण भारत के अभियान में मराठों को हराने के लिए, लेकिन वो उसको डिफीट नहीं कर पाया और अपने राज्य का मैक्सिमम, चाहे वो सेना के आधार पर हो, चाहे वो पैसे के आधार पर हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पर हो, या फिर वो रिलेशन के आधार पर हो, मैत्रीपूर्ण संबंध जिसको हम बोलते हैं, वो लगभग सब चीज़ उसने दांव पर लगा दी थी दक्षिण भारत के अभियान में। पिछले अपने जीवन के अंतिम लगभग 27 साल उसने दक्षिण भारत के अंदर बिताए और हाथ में कुछ नहीं इतना देखने को मिला। तो जब हम स्टार्टिंग से जजिया के बारे में बात करते हैं, इनके टाइम ड्यूरेशन, तो पहली चीज़ तो एलिमिनेटरी मेथड से हमारे पास 2 ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि यहाँ तक तो उनकी डेथ हो ही गई थी। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेटरी मेथड से हमारे गए।
जजिया के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के औरंगजेब के शुरू के 2-3 साल ऐसे अव्यवस्थित तरीके से रहे हैं क्योंकि भाइयों के साथ युद्ध रहा है, और उसके बाद उन भाइयों को चाहने वाले जो मंत्रीगण रहे हैं उनके भी सर उठ खड़े हुए थे। तो उस विद्रोह को या उस अशांति को दबाने के लिए जो आसपास में जाट सरदार हुआ करते थे, उनके विद्रोह को दबाने में इनका अधिकतर समय जो है ऐसे व्यर्थ हुआ है। तो स्टार्टिंग का जो फेज़ था उसमें भी ये काम नहीं किए गए। स्टार्टिंग के फेज़ में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए बहुत से कार्य किए गए थे। बट ये जो 1679, ये 79 गलत प्रिंट हुआ है, ये 69 है, सॉरी ये 69 है। इस टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने जजिया को दोबारा से रीइम्पोज किया था। अब रीइम्पोज किया है, दोबारा से लगाया है, इसका मतलब इसको पहले हटा दिया गया होगा। तो ये अकबर के टाइम ड्यूरेशन में जजिया को हटा दिया गया था, फिर दोबारा से औरंगजेब ने आकर के इसको दोबारा से रीइम्पोज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोग का होगा इसके करेक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और समीक्षा अधिकारी 2016 के क्वेश्चन पेपर में ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें बार बार हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑप्शन आप लोगों के सामने अकबर है, हम बात इस पर कर चुके हैं, तो इसको स्किप करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के कीवर्ड्स पर पहुंचते हैं तो 2 कीवर्ड आपके सामने आते हैं, रिफॉर्म्स और एक नाम आता है शेर शाह सूरी। तो जब हम शेर शाह सूरी के बारे में जानकारी लेते हैं तो आपके सामने पता चलता है कि शेर शाह सूरी का जो टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग 5 वर्षों का था। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं को यहाँ से बाहर किया, और उसके बाद इस दिल्ली आगरा वाले जो रीजन, जो पूरी बेल्ट थी, इस पूरी बेल्ट पर शेर शाह सूरी ने अपना कब्जा जमाया। शेर शाह सूरी की कहानी बंगाल से स्टार्ट होती है, सिर्फ एक छोटी सी ज़मींदारी से जो इनके पिता या अब्बा जान से इनको मिली थी। वहाँ से फिर इन्होंने महमूद नाम करके एक राजा के यहाँ पर संरक्षक के तौर पे काम किया। एक हाथ से जो है एक तलवार से एक शेर को मार दिया था, तब से इनका नाम शेर शाह के नाम से इनको जाना जाने लगा। वैसे बचपन का नाम इनका फरीद हुआ करता था। बाद में वो जो जिस राजा के लड़के के संरक्षक में इनको बनाया गया था, उस राजा की डेथ हुई और उसकी जो वाइफ थी दुदू बेगम, उनके साथ इन्होंने निकाह किया और ये पूरी प्रॉपर्टी इनके हाथ में आई। तब से इनका शासन पर जो प्रोसेस थी वो बढ़ती चली गई, और इस तरफ जो मुगलों का क्षेत्र था इनके साथ जाकर के इनकी ज़मीनी झड़पें होने लगी, जिसमें एक चौसा का युद्ध था 1539, और उसके बाद कन्नौज का बैटल ऑफ कन्नौज, जो आज के उत्तर प्रदेश वाली इस बेल्ट के अंदर पड़ती है। यहाँ से इन्होंने इनको हराया, मुगलों को, मतलब हुमायूं को, और इस पूरे की पूरी बेल्ट के ऊपर किसने, शेर शाह सूरी ने जाकर के अपना कंट्रोल या फिर कब्जा कर लिया था। तो जब शेर शाह सूरी यहाँ पर बैठा तो तब से उसने किस किस टाइप के रिफॉर्म किए वो अब समझते हैं। हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर करेंसी का जो रिफॉर्म था या फिर जो सिक्कों की प्रणाली थी, इस पर हम जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफॉर्मेशन के अंदर चांदी का जो रुपया था वो पहली बार इंट्रोड्यूस किसने, ये शेर शाह सूरी ने ही किया था। और जब हम प्रशासनिक सुधार के बारे में और सेना के सुधार के बारे में बात पढ़ते हैं तो आप एक बात थोड़ी सी क्लियरिटी से समझना। जो मैंने आपको, शायद इसकी सबसे पहली क्लास थी और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मुगलों का प्रशासनिक स्ट्रक्चर था, जो मुगलों की एक प्रशासनिक
स्ट्रक्चर था, उस प्रशासनिक स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पर मुगल हुआ करते थे। उसके बाद फिर उसको प्रांतों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता था, फिर उसके बाद सरकार के अंदर डिवाइड कर दिया जाता था, फिर परगना के अंदर डिवाइड कर दिया जाता था, और फिर बाद में होते थे गांव। तो ये जो स्ट्रक्चर हम मुगलों का देखते हैं, तो मुगलों ने इस स्ट्रक्चर को कॉपी किया था किससे? शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी ने गांव से और ऊपर तक की हायरार्की पर दबा करके काम किया था, क्योंकि जो शेर शाह सूरी था वो पहले उस छोटी सी रियासत से ही उसने प्रशासन अपने हाथ में लेना स्टार्ट किया था। वहाँ पर उसने प्रशासन की कमियों को देखना शुरू किया। तो सबसे पहले बंगाल के अंदर इस सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस किया था। देन उसके बाद फिर बंगाल के बाद बाकी अदर पोर्शन के अंदर शेर शाह सूरी ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और जब वो छोटी सी उस रियासत या जागीर पर हुआ करता था, तो वहाँ के टैक्सेशन सिस्टम पर भी उसने अच्छे से और बारीकी से ध्यान दिया था। उसने अपने किसानों को ही ऑप्शन दे दिए थे दो, कि भाई दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। पहला, या तो इस ज़मीन की पैमाइश के आधार पर रेवेन्यू आप देंगे, या फिर इसकी जो भी उपज होगी उस उपज के इतने प्रतिशत, इतना प्रतिशत कहने का मतलब 1/3, और इवन मुल्तान के अंदर तो इसने 1/4 तक टैक्सेशन उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया था, जो सबसे कम हुआ करता था, और बाकी जगह पर 1/3 या 33% के आसपास हुआ करता था। और ज़मीन की जो पैमाइश थी उसको सिकंदरे गजी या स्वर्ण की डंडी जो होती थी वो पैमाइश का आधार हुआ करती थी। उसके आधार पर टैक्स को या फिर रेवेन्यू को इन्होंने एक तरीके से मॉडिफाई किया था। तो राजस्व सुधार भी हमको इसमें टाइम में देखने को मिले हैं, प्रशासनिक सुधार भी देखने को मिले हैं, करेंसी और सेना के अंदर, सैनिक के अंदर भी, सैनिक जो इकाइयाँ या टुकड़ियाँ हुआ करती थी उसके अंदर भी सुधार किए थे। सैनिकों को वेतन किस तरीके से दिया जाएगा, जागीर दी जाएगी या कैश दिया जाएगा, सेना के अधिकारियों का क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। एक्चुअली क्या था, इसने सबसे बड़े जो ओहदे थे वो देखता खुद ही था। ये हर एक चीज़ के ऊपर कमांड ये खुद ही करता था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका जो इतिहास हम लोगों को मिला है उसमें कोई भी बड़ा, जैसे वज़ीर का जो पोस्ट होती है, या जैसे आप हम मराठों में देखते हैं पेशवा की पोस्ट होती है, ऐसी कोई पोस्ट का नाम ही नहीं मिला। दैट मीन्स ये शायद ऐसा रहा होगा कि खुद ही सारे के सारे सिस्टम को ये मैनेज करते रहे होंगे। इनके टाइम से जानकारी हमको ये भी मिलती है कि इन्होंने अपने राज्य के अंदर जो काम काज थे वो दिन और रात के आधार पर डिवाइड किए हुए थे। मतलब ये भाई दिन रात काम किया करते थे कि दिन के इतने पहर से इतने पहर तक इस ये जो हमारा मिनिस्ट्री है या मंत्रालय है, इस मंत्रालय से संबंधित जानकारी मैं लूँगा। टॉप हायरार्की पर खुद ही हुआ करते थे। तो उनमें सेना की जो टुकड़ी थी उसको भी खुद ही रिप्रेजेंट करते थे, और उसके अंदर भी ऐसे ही फेरबदल ये किया करते थे। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोल, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अकबर का शासन जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया है? अच्छा, ये मेंशन नहीं किया है क्या? किया है। ये UDA LDA के एग्ज़ाम में आया है 2003 में, और ये इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। अब जानकारी ले लेते हैं एक एक के बारे में। क्षेत्रों को जीतने के लिए बिल्कुल राइट, सही बात है। स्टार्टिंग से ही जब अकबर 1556 में पोस्ट गद्दी पर बैठे थे तो बहरम शाह के आधार पर, मतलब उनके ही नेतृत्व में बैठे थे, उनके संरक्षक में, और 1660 तक आते आते ये उन्हीं के ही संरक्षक में रहे थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपने आप खुद डिसीजन लेने स्टार्ट किए, और कहीं गुजरात अभियान, रणथंबोर या फिर हल्दी घाटी युद्ध, ये सब आप लोगों ने सुने होंगे। इसका मतलब ये अपने रीजन को एक्सपेंड करते रहे थे। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, हाँ बिल्कुल बात सही है, वो हम बात पहले कर भी चुके हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी ये भी बात सही है। न्यायिक प्रशासन के लिए ये भी बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर
जो वकील वाली जो जो न्याय व्यवस्था जो हुआ करती थी, न्याय व्यवस्था के खुद ये सुप्रीम हुआ करते थे और न्याय प्रणाली भी इनके प्रशासन के अंदर बड़ी सुदृढ़ और अच्छी मानी जाती थी। इवन जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने तो इनके टाइम ड्यूरेशन से अच्छी खासी मतलब कुछ रोचक तथ्य भी हम लोगों के सामने उठा करके रखे हैं। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे टूरिस्ट आया करते थे, पिलग्रिम्स टाइप में भी और टूरिज्म या फिर पर्यटन के रूप में भी। तो वो आकर के अपनी अपनी अलग अलग बुक वगैरह लिखते थे, प्रशासनिक व्यवस्था लिखते थे, उनकी न्यायिक व्यवस्था लिखते थे सॉरी, इन सब के बारे में जानकारी मिलती थी। बट न्यायिक व्यवस्था के बारे में ब्रिटिशर्स ने अच्छे खासी हमको इन्फॉर्मेशन दी है इनके टाइम ड्यूरेशन से, और आईन अकबरी से हम लोगों को इनके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है इनके प्रशासनिक व्यवस्था से। तो ये भी बात बिल्कुल सही थी न्यायिक प्रशासन के। उनकी धार्मिक कट्टरता तो वर्ड जो है सही नहीं है। कारण ये, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो अकबर थे, अकबर ने अपने दरबार के अंदर एक अलग से डिबेटिंग क्लब टाइप का भी बनवाया हुआ था। इस डिबेटिंग क्लब टाइप के अंदर हुआ ये करता था कि वो अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले, धर्मों को मानने वाले लोगों को बुला लिया करते थे, डिबेट डिस्कशन करवाया करते थे, और उस डिबेट डिस्कशन से जो इनको अच्छा लगता था, हिंदू धर्म से कोई अच्छी बात लगी उठा के अपने पास रख ली, मुस्लिम जो इमाम वगैरह हुआ करते थे या मौलवी हुआ करते थे उनको बुलाया, डिबेट डिस्कशन हुआ, वहाँ से कुछ अच्छी बात लगी रख लिया, पादरी से हुई, बुद्धिज़्म से हुई, जैनिज़्म से हुई, ईसाइयों से हुई, जो भी हुई, ये डिबेट डिस्कशन करते थे। अगर कट्टरवादी होते तो उस पूरी प्रोसेस में अपने आप को सिर्फ कुरान पर आधारित रखते, और इन्होंने तो अपना एक अलग से धर्म ही चला दिया था। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा दीन इलाही के नाम से, और जिसको सिर्फ एक ही आदमी ने माना था, बीरबल, जिसको महेश्वर दास के नाम से आप लोग जानते हैं। और वो जो धर्म था, उस धर्म के अंदर अलग अलग धर्मों से निकाली गई चीज़ों को उठा करके इन्होंने रखा था। तो ये वर्ड तो इनके साथ मैच नहीं आता। बाकी तीनों जो हैं इनके टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका है, 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको बताए हैं जो प्रीवियस ईयर में मुगलों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर देखते हैं कि कौन से वाला पार्ट हम लोग लेकर के आए। वो एक टीम ही डिसाइड करेगी क्या करना है। आपको कुछ इसमें पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप एप्लीकेशन पर जा कर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय बाय।